शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 141 रॉयल पैलेस, अर्काडिना का साम्राज्य। नहीं नहीं नहीं, आखिर यह क्या है? जेनेट ने हाई पॉलिश्ड सिल्वर मिरर को देखा और अपने प्रतिबिंब को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। इस समय दर्जी उसकी शादी की पोशाक को कैसे खराब कर सकता है? ये छठी बार था जब उसने एक ही पोशाक पहनकर देखी थी, और हर बार उसे इसमें एक या दो गलतियां नजर आती थीं। उसकी शादी 5 नवंबर को होने वाली थी, जो अब से 2 सप्ताह बाद थी, और वह यही पहनने वाली थी। इस महाद्वीप में शादी की पोशाकें आमतौर पर शहद के रंग की होती थीं, जो चमकते हुए सूरज का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो रोशनी करती थीं और दूल्हे को जीवन की हर अच्छी चीज का आशीर्वाद देती थीं। सुनहरे रंग की पोशाक में दुल्हन की पवित्रता को दर्शाने के लिए गर्दन, कमर, आस्तीन और गाउन के निचले हिस्से के चारों ओर सफेद कपड़े की पतली पट्टियां लगी हुई थीं। हालांकि हर शादी की पोशाक का रंग एक जैसा था, फिर भी दुल्हन को अपना खुद का अनूठा डिजाइन बनाना था, बशर्ते कि गाउन ऊपर न हो उसके टखने। दुल्हन को यह भी सुनिश्चित करना था कि उसकी पीठ और स्तन भी खुले न हों। पाइनो महाद्वीप में दुल्हनें आमतौर पर अपने सिर पर बालों का घूंघट पहनती हैं, ताकि केवल उनका चेहरा ही दिखाई दे। लेकिन जेनेट वास्तव में और अधिक अलग दिखना चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी कि उस दिन उसके बाल खुले रहें। वह चाहती थी कि उसका पति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। जहां तक उसकी शादी की पोशाक की बात है, वह चाहती थी कि पोशाक के अलग अलग हिस्सों पर कई फूलों के पैटर्न बनाए जाएं। और हालांकि उसकी पोशाक लंबी और आकार में फिट थी, उसने एक ऑफ द शोल्डर गाउन चुना था, जिसमें बड़ी बाजू की आस्तीन थी और गाउन के दाहिने हिस्से में एक स्लिट थी जो घुटने के स्तर पर रुकती थी। हाँ, वह एक स्लिट चाहती थी। जब उसने पहली बार अपनी शादी की पोशाक को सुखाया तो उसने गलती से नीचे का हिस्सा फाड़ दिया और एक स्लिट बन गई। जब उसने चांदी के शीशे को देखा तो वह हैरान रह गई कि यह कितना सेक्सी लग रहा था। इसलिए उसने अपनी शादी के लिए इस खूबसूरत गलती को बनाए रखने और संशोधित करने का फैसला किया। जेनेट जानती थी कि उसकी प्रतिष्ठा के कारण लोग वास्तव में स्लिट के बारे में परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और ऐसा लुक पहनता तो लोग तुरंत उस व्यक्ति को एक कमीना कह देते। तुम मुझे बताओ, मैं इस घिनौने कपड़े में अपने मंगेतर को कैसे सम्मोहित कर सकती हूँ? जेनेट चिल्लाए। लेकिन मेरी राजकुमारी, तुम इस पोशाक में निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत हो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें प्यार करेगा चाहे तुम कैसी भी दिख। कांपते हुए शाही दर्जी ने जेनेट को देखते हुए कहा। हालांकि हर कोई अक्सर कहता था कि यह राजकुमारी सबसे शुद्ध और दयालु है, लेकिन वह उसकी असली पहचान कैसे नहीं जान सकता था। वह 20 साल से शाही दर्जी था, और इस वजह से वह इस तथाकथित शुद्ध युवती से अच्छी तरह वाकिफ था। जब भी शाही परिवार में कोई कार्यक्रम होता था तो वह और उसके अधीनस्थ व्यक्तिगत रूप से उनके माप लेते थे और उनके लिए कई कपड़े बनाते थे। वास्तव में एक दर्शक के दृष्टिकोण से जेनेट बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही थी, लेकिन जेनेट की नज़र में वह अपने सामान्य रूप से कुछ भी नहीं दिख रही थी, और वह अपनी शादी के दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। वह पूरे देश में सबसे सुंदर युवती बनना चाहती थी। वह सभी को मात देना चाहती थी ताकि बाद में कोई भी उसके पति को बहकाने की कोशिश न कर सके। अभी वह अपने सामान्य खूबसूरत रूप में दिख रही थी, तो जादू कहाँ था? क्या वे सभी नहीं कहते थे कि शादी का जोड़ा पहनने से कोई देवी जैसा दिखेगा? अभी वह एक आश्चर्यजनक नश्वर युवती जैसी दिख रही थी, लेकिन कौन ऐसा दिखना चाहता था? वह अपने पूर्वजों से भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी जो अब देवता बन चुके थे, तो वह इस तरह के घटिया काम से कैसे खुश हो सकती थी? सच कहें तो ये दर्पणों की गलती थी, दर्जियों की नहीं। चूंकि इन लोगों के पास कांच के दर्पण नहीं थे, इसलिए उन्होंने दर्पण बनाने के लिए सपाट चांदी या यहाँ तक कि तांबे और सोने की सतहों को भी पॉलिश किया। इस तरह के दर्पण केवल 20 से 30% तक प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकते थे, इसलिए दर्पण पर छवि बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी और वास्तव में व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता नहीं दिखाती थी। चुप रहो, बहाने, यही सब तुम्हें करना आता है। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं, अर्काडिना की पहली राजकुमारी, अंधी हूँ? क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मैंने तुमसे कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए अपने काम के लिए बहाने बनाना बंद करो। जेनेट चिल्लाए। क्या तुमने अभी नहीं सुना कि उसने क्या कहा? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें इसे ठीक कर लेना चाहिए, इसलिए बस अपना काम करो। अगर तुम ठीक से सिलाई भी नहीं कर सकते तो तुम शाही दर्जी क्यों हो? जेनेट के बगल में उसकी पुरानी दोस्त बाबरा सालाजार खड़ी थी। बाबरा एक उच्च वर्ग के कुलीन परिवार से थी और जेनेट की उससे तब से दोस्ती थी जब वह 10 साल की थी। बाबरा एक नौकर की तरह थी जो जेनेट के साथ हर जगह जाती थी। अगर कोई जेनेट को परेशान करता तो बाबरा सबसे पहले उस पर हमला करती या उसकी मौत की योजना बनाती। ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ कि कमर थोड़ी टाइट हो, ब्रेस्ट लाइन थोड़ी नीचे हो और स्लिट थोड़ी चौड़ी हो, जेनेट ने आदेश दिया। लेकिन मेरी राजकुमारी, क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? जो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं उन्हें आमतौर पर के रूप में देखा जाता है। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक वेश्या हूँ?
नहीं नहीं नहीं, मेरी राजकुमारी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि चुप रहो और जो मैं कहूँ वही करो। जैनेट ने दर्जी पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ 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 मेरी राजकुमारी, मैं जाने के बाद इसे खुद एडजस्ट करूंगी। इस बार ये बिल्कुल सही होगा। दर्जी ने कई बार झुकते हुए आश्वस्त किया। एक राजकुमारी एक गरीब असहाय कार्यकर्ता को धमका रही है, कितना आकर्षक है। जैनेट और कमरे में मौजूद सभी लोग दरवाजे की ओर मुड़े और देखा कि शैतान खुद उनकी ओर आ रहा है। एंजेलिना ड्वाइट। जैनेट कभी भी उन अपमानों को नहीं भूली थी जो इस कुतिया ने नीलामी घर में उसे दिए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैनेट ने गुस्से में चिल्लाया। चूंकि यह उसका निजी कक्ष था, इसलिए वह सफेद कमल का नाटक छोड़ सकती थी और अपनी इच्छा से अपना असली रूप दिखा सकती थी। वाह, शांत रहो राजकुमारी, तुम्हें देखकर कोई सोचेगा कि तुम जंगल में किसी तरह के जंगली जानवर हो। देखो, तुम यहाँ इस गरीब कार्यकर्ता को भी डरा रही हो। एंजेला ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैनेट के साथ खिलवाड़ करना हमेशा उसका दिन बना देता था। कुतिया, सीधे मुद्दे पर आओ। बाबरा गुस्से में चिल्लाए। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मेरे चाचा राजा को मेरे पिता से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी थी। इसलिए उन्होंने तुरंत अनुरोध किया कि मैं भी यहाँ आऊँ। साथ ही मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तो क्या तुम्हें भी मेरी याद नहीं है? आखिर कौन तुम्हें कभी याद करेगा? अभी यहाँ से निकल जाओ। जैनेट ने चिल्लाकर कहा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे यकीन है, अब निकल जाओ, जैनेट ने फिर चिल्लाकर कहा। जैनेट इतनी गुस्से में थी कि उसे लगा कि वह एंजेला का सिर पत्थर से कुचल देगी। अगर उसने ये भारी शादी की पोशाक नहीं पहनी होती तो वह अभी एंजेला पर झपट पड़ती। सिर्फ इसलिए कि एंजेला की चाची अर्काडिना की पहली रानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खुद को राजकुमारी समझना चाहिए। वह हमेशा ऐसी बातें कहना पसंद करती है, मेरे चाचा राजा, मेरे चचेरे भाई युवराज, मेरी चाची पहली रानी वगैरह। राजघराने से संबंध रखने से कोई राजकुमारी कब बन जाती है? जैसा कि जैनेट ने कहा था, जब वह अपने पिता को सफलतापूर्वक मार डालेगी तो ये कुतिया सबसे पहले जाएगी। क्या तुमने सुना नहीं कि राजकुमारी ने अभी क्या कहा? अभी चली जाओ, बाबरा चिल्लाए। एंजेला ने डमी 1 और डमी 2 को देखते हुए मुस्कुराए। ओह, तुम लोग मजेदार नहीं हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। जैनेट और बाबरा ने उस पर व्यंग्य किया और मुस्कुराने लगीं। यह मेरा घर है कुतिया, तुम मेरे आदेशों को सुनने के अलावा और क्या कर सकती हो? मुझे देखने दो कि तुम मेरे सामने अपना ये घमंडी रवैया कब तक बनाए रख सकती हो। जैनेट ने सोचा, मैं जाऊंगी, मैं जाकर चाचा को बताऊंगी कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने उनके आदेशों की अवहेलना की और मुझे बाहर निकाल दिया। अलविदा, एंजेला ने कहा और वह कमरे से बाहर जाने के लिए चंचलता से मुड़ी। तुरंत जैनेट और बाबरा दोनों ही पीले पड़ गए। जैनेट जानती थी कि उसके पिता को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उसके आदेशों की अवहेलना की जाए, इसलिए उसके पिता निश्चित रूप से उसके साथ इसे हल्के में नहीं लेंगे। और एंजेला के व्यक्तित्व को देखते हुए वह अपने पिता के मीटिंग रूम में घुसने के लिए अपने सफेद कमल के अभिनय का इस्तेमाल करने वाली एक तरह की व्यक्ति थी। अगर वह रोते हुए अंदर घुसती तो जैनेट के पिता, साथ ही एंजेला के पिता, निश्चित रूप से सोचते कि उसने और बाबरा ने मिलकर एंजेला पर हमला किया है। साथ ही एलेक्स बान को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उसे कई मेहमानों के सामने अपमानित किया जाए। एक बड़े अहंकारी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करना पड़ता था। बाबरा भी यह जानती थी। उसके लिए जैनेट के पिता शायद ये कहेंगे कि यह उसके प्रभाव में था कि उनकी बेटी ने एंजेला को भगा दिया। इस मामले में उसे निश्चित रूप से बलि का बकरा बनाया जाएगा। हालांकि वे एंजेला को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे भगाने से वे और भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रुको, वे दोनों एक साथ चिल्लाए। एंजेला मुस्कुराए और उनकी ओर मुड़ी। तुम मजाक भी नहीं समझ सकते। हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर और रुको। बाबरा ने अपने ही शब्दों में घुटन महसूस करते हुए कहा। इस कुतिया से रुकने की भीख मांगना उसके जीवन में अब तक का सबसे मुश्किल काम था। बस रुको, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, बाबरा ने कहा। सच में? जैनेट की ओर देखते हुए एंजेला ने चंचलता से पूछा। हाँ, जैनेट ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। एंजेला ने बाबरा और जैनेट के हाव भाव देखे और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। वे वाकई ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कुत्ते का मल खाया हो। हा, ये वाकई हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों को सच भी बता देना चाहिए। हे, मैंने जो पहले कहा वह सिर्फ एक मजाक था, इसलिए इसे गंभीरता से मत लो, ठीक है? क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं अपने पिता की मीटिंग में सिर्फ इसलिए परेशान होऊंगा ताकि मैं कुछ तुच्छ चींटियों के बारे में शिकायत कर सकूं? हे, जैनेट, क्या मैं तुम्हें इतना तुच्छ लगता हूं? ये सच में सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कौन जानता था कि तुम दोनों मुझसे रुकने की भीख मांगोगे। मैं वाकई भावुक हो गया हूं, इसलिए मैं तुम दोनों को उन परेशानियों के लिए माफ करूंगा जो तुम दोनों ने मुझे इतने सालों तक दी हैं। आखिरकार जैनेट, यहाँ तुम्हारी दोस्त की तरह तुम भी सच में एक पागल औरत हो। तो पागल लोगों पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी ड्रेस आजमाने से नहीं रोकूंगा। ओह, वैसे समस्या ड्रेस या दर्जी की नहीं है, यहाँ समस्या यह है तुम। जैसा कि मैंने कहा है,
एक बार तुम बदसूरत हो जाओगी तो हमेशा बदसूरत ही रहोगी। एंजेला ने गुस्से में महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए कहा, सिर्फ एक मजाक, तुच्छ चींटियां, पागल औरतें। वह खुद को क्या समझती थी? अगर यह सब सिर्फ एक मजाक था तो उसे उनसे क्यों भीख मांगनी पड़ी? मादरचोद। जेनेट ने खुद को शांत करने का फैसला किया। जल्द ही उसकी योजनाएं गति में आ जाएंगी। बस 2 और सप्ताह और सभी लक्ष्य साकार हो जाएंगे। उसकी शादी के दिन उसे अर्काडिना का शासक बनाया जाएगा। उस दिन एलेक्स बान मर जाएगा। बस इसके बारे में सोचते ही वह पागलों की तरह हंसने लगी। हा 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 हा। बाबरा दंग रह गई और तुरंत जेनेट के प्रति थोड़ी भयभीत हो गई। अपमानित होने पर कौन हंसता है? सिर्फ मूर्ख ही। क्या एंजेला आखिरकार अपनी दोस्त को पागल बनाने में सफल हो गई? जेनी, मुझसे बात करो, बाबरा ने जेनेट को जोर से कंधों पर हिलाते हुए कहा। जेनेट ने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया और पागलों की तरह हंसती रही। आखिर उसकी दोस्त के साथ क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह वाकई पागल औरत थी? जेनेट जोर जोर से हंस रही थी, टेबल पर हाथ मार रही थी और अपनी आंखें जितना हो सके उतनी चौड़ी कर रही थी। दर्जी भी उसकी हंसी से कुछ हद तक हिल गया था। जेनेट को देखते हुए बेचारे दर्जी ने निष्कर्ष निकाला था कि मिस एंजेला ने जो कहा वह सही था। हाँ, वह निश्चित रूप से पागल थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों से अनजान एक रहस्यमय हुड वाला आदमी खुद पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह पूरा नाटक देख रहा था। दिलचस्प। 143 बईमड में वापस ऑब्स्टेकल कोर्स नामक सैन्य कक्षा चल रही थी और गैरी आज की कक्षा के शिक्षक थे। चलो, चलते रहो, उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने सैन्य निजी को प्रेरित रखने की कोशिश की। लेकिन भले ही उन्होंने सभी पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित किया, फिर भी उन्होंने पाया कि वे लगातार एक निश्चित छोटे मेमने को सबसे अधिक देख रहे थे। उसका नाम रूबी था और वह वर्तमान में 17 वर्ष की थी। मई में बहीमड में आई ये छोटी मेमना 23 वर्षीय गैरी को महसूस कराती थी कि जब भी वह उसके आसपास होती थी तो उसका दिल जोर से धड़कता था। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह उसके प्रति ऐसा क्यों महसूस करता था। खैर, जब रोमांस की बात आती थी तो गैरी एक आम मूर्ख था। उसे लगता था कि बहुत सी महिलाएं सुंदर होती हैं, लेकिन उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी के साथ रोमांटिक संबंध बनाने चाहिए। यानी 1 महीने पहले तक, जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह उसे अपनी औरत बनाना चाहता है। उसे ये सच समझने में 5 महीने लग गए। जब उसकी छोटी भेड़ बेमार्ड के पास आई तो वह अपनी मौजूदा स्थिति से शांत और कमजोर थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके सैन्य कौशल में काफी सुधार हुआ और अब उसे अपने बैच की शीर्ष लड़ाकों में से एक के रूप में देखा जा सकता था। हालांकि वह उसे छोटी भेड़ कहता था, लेकिन उसमें वह सौम्यता नहीं थी जो एक भेड़ आमतौर पर दर्शाती है। वह जिद्दी, स्वतंत्र विचारों वाली और बहुत प्रतिस्पर्धी थी, और किसी कारण से वह उससे बहुत नफरत करती थी। पहले गैरी सोचता था कि केवल संकट में फंसी और कमजोर लड़कियां ही ऐसी महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन जब से वह लैंडन के साथ बेमार्ड आया था उसे जल्दी ही एहसास हो गया था कि वह व्यक्तिगत रूप से उन महिलाओं को पसंद नहीं करता जो चीजों को अपने हाथों में सौंपे जाने का इंतजार करती हैं। अब महिलाओं के पास नौकरी थी और वे सेना के बहुत से सैनिकों से बेहतर तरीके से लड़ सकती थीं। इससे पता चला कि उचित प्रशिक्षण के साथ महिलाएं भी वही कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। इसलिए उसकी मानसिकता बदल गई थी और अब उसे अपनी छोटी भेड़ जैसी लड़कियां पसंद थीं। अगर उसकी छोटी भेड़ कभी खतरे में पड़ जाए, उसका अपहरण हो जाए या उसके साथ दुर्व्यवहार हो, तो उसे यकीन था कि वह अपने हमलावरों से पूरी ताकत से लड़ेगी, बजाय इसके कि कोई उसे बचाए। उसे पूरा यकीन था कि ऐसी परिस्थितियों में उसकी छोटी भेड़ शायद खुद ही बच निकलेगी, इससे पहले कि वह उसे बचाने आए। ऐसा सिर्फ उसे ही नहीं था, अब ज्यादातर पुरुषों को ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो काम करती थीं और अपने घर चलाने में मदद के लिए एक निश्चित राशि कमाती थीं। भविष्य के बारे में कोई भी निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए उनकी पत्नियों के लिए काम करना बेहतर था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस तरह उन्हें यकीन होगा कि अगर वे मर भी गए तो भी उनकी पत्नियां अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगी और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए लगातार काम कर सकेंगी। और बेशक अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी लड़कियों को पसंद करते थे जो घर पर रहती थीं और उनका ख्याल रखती थीं। हर तरह की महिला के लिए उनके लिए हमेशा एक आदमी होगा। निजी रूबी, जारी रखो, आज तुम इतनी धीमी क्यों हो? गैरी चिल्लाया। उसे पता चल गया था कि उसे अपने छोटे मेमने को रोजाना छेड़ना पसंद है, अगर उसे समय मिले तो। हे। रूबी ने गैरी को देखा और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अगर वह उसका वरिष्ठ नहीं होता तो वह भी उससे झगड़ा कर लेती। गैरी को सुनने वाले सभी लोग तुरंत हंस पड़े। ऐसा लग रहा था कि मेजर जनरल गैरी को अपनी होने वाली पत्नी को चिढ़ाना बहुत पसंद था। उनके प्यार के बारे में कौन नहीं जानता था। कैंप के सभी लोग हमेशा उनकी बातचीत को छेड़खानी की तरह देखते थे, जबकि दोनों पक्षों को लगता था कि दूसरा पक्ष उनसे नफरत करता है। गैरी ने रूबी की तरफ देखा जो उसे कच्चा खा सकती थी और मुस्कुराया। वाकई एक जंगली चीज। निजी रूबी, अगर तुम्हारे पास मुझे इस तरह देखने का समय है तो तुम्हारे पास क्लास के अंत में बाधा कोर्स के चारों ओर 3 अतिरिक्त चक्कर लगाने का समय है। ध्यान दो। हाँ सर, रूबी ने शर्माते हुए जवाब दिया।
सभी ने तुरंत गलत समझा और सोचा कि उसे गैरी को रोमांटिक नज़र से देखा गया है। कमीना, उसने सोचा, ये बेवकूफ़ उससे इतनी नफरत क्यों करता है, और आखिर वह उससे प्यार कैसे कर बैठी। वह हमेशा बैरक के आसपास और क्लास के दौरान उसे परेशान करता था। दरअसल क्लास की असली टीचर वास्तव में एक और वॉरेन ऑफिसर थी, लेकिन उसकी वजह से गैरी ने हर महीने 3 क्लास पढ़ाने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए कि वह उसे देख सके। लेकिन बेशक उसे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। रूबी को बस इतना पता था कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह उससे नफरत करता था और जब भी मौका मिलता था उसे परेशान करता था। लड़की, हे, क्या तुम्हें हम सब के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करना चाहिए? उसकी दोस्त एवा ने मजाकिया लहजे में शिकायत की। ठीक है, कम से कम क्लास के बाद फ्लर्ट तो करो। हे, यारा ने चिढ़ाते हुए कहा। रूबी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और तुरंत चुप हो गई। इसे फ्लर्टिंग कैसे माना गया? क्या वे वाकई अंधे थे? क्या वे नहीं देख सकते थे कि यह खलनायक पूरे दिन उसे परेशान कर रहा था? और मेजर जनरल गैरी कब से उसका बॉयफ्रेंड था। हालांकि उसे यह बहुत पसंद था, लेकिन जनरल को उससे नफरत थी, तो वह उसकी आधिकारिक प्रेमिका कैसे बन सकती थी? रूबी को अपने दोस्तों से थोड़ी ईर्ष्या हुई क्योंकि उन्हें आखिरकार वे पुरुष मिल गए जो वे चाहते थे, जबकि दूसरी ओर वह स्पष्ट रूप से पुरुषों से दूर रहने वाली थी। हर महीने सभी विषयों के लिए एक रैंकिंग सूची होती, और हर महीने वह अपने बैच में 5वें स्थान पर होती, जो मई के दौरान आए थे। इससे साबित हुआ कि उसके युद्ध कौशल उसके बैच के कई सैकड़ों लोगों से अधिक मजबूत थे, और जब लोग उसके पतले लेकिन फिट शरीर को देखते थे तो उन्हें आमतौर पर यह विश्वास करना मुश्किल होता था कि यह वही लड़की है जिसने कई लोगों को पकड़ लिया था और उन्हें केओ दिया था। उसकी दोस्त एवा सैन्य रणनीति के लिए दूसरे स्थान पर थी, जबकि उसकी दोस्त यारा बंदूक संभालने और शूटिंग के लिए 7वें स्थान पर थी। ये बहुत दुर्लभ था कि वह अपना लक्ष्य चूक जाती। इसके अलावा क्योंकि तीनों लड़कियां सुंदर और कौशलपूर्ण थीं, इसलिए बैरक के भीतर के सैनिक उनका बहुत सम्मान करते थे। इसलिए इन लड़कियों को अब स्वर्गीय तिकड़ी कहा जाता था। और इस समूह में बाकी सभी को आखिरकार अपना सपनों का आदमी मिल गया था, सिवाय उसके। उसकी दोस्त एवा वर्तमान में मेजर जनरल मार्क को डेट कर रही थी। मेजर जनरल मार्क शर्मीले किस्म के थे, जबकि एवा बोल्ड किस्म की थी। जब भी मार्क उसके करीब होता तो वह बहुत शर्मा जाता था, और एवा जब भी उसे देखती तो उस बेचारे लड़के से छेड़खानी करती और उसे परेशान करती। लेकिन जब एवा और वह सोने के लिए अपने छात्रावास में जाती तो एवा उसे बताती कि मार्क कितना प्यारा और सुंदर है, और वह उससे कितना प्यार करती है। रूबी हमेशा इस बात से हैरान रहती थी कि जब मार्क की बात आती थी तो एवा कितनी बार अपना व्यक्तित्व बदल लेती थी। शायद वह लड़का ही एकमात्र ऐसा था जो उसकी दोस्त को 5 साल के प्यार में पागल बच्चे जैसा महसूस करा सकता था। अगस्त के दौरान एवा इस बात से परेशान हो गई कि मार्क ने उसे बाहर जाने के लिए कहने में कितना समय लगाया। इसलिए वह उसके पास गई, उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उससे कहा कि अब से हम डेटिंग कर रहे हैं, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी हूँ। क्या ये स्पष्ट है जनरल? बेचारा मेजर जनरल तुरंत मुस्कुराया और शर्म से सिर हिलाया। उसके चेहरे से कोई भी देख सकता था कि उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई थी। जहां तक उसकी दोस्त यारा की बात है, कैप्टन ट्रे पहले से ही उसके साथ डेटिंग कर रहा था। यारा भी उसकी तरह ही थी, बहुत शर्मीली और प्यार के मामले में हास्यास्पद रूप से अजीब। कैप्टन ट्रे ने उसे लगातार लुभाया और आखिरकार उसे अपने प्यार में डाल दिया। लेकिन उसके मामले में वह जिस आदमी से प्यार करती थी वह उससे पूरी तरह से नफरत करता था। क्लास खत्म हो गई और सभी जाने के लिए तैयार हो गए। प्राइवेट रूबी, क्या तुम कहीं जा रही हो? तुम अपनी सजा के बारे में भूली नहीं हो, है ना? गैरी ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। नहीं सर, उसने गुस्से में जवाब दिया, जबकि उसके दोस्त पीछे से हंस रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहीं मैं तुम्हारी डेट खराब न कर दूँ। हे, एवा ने जाते हुए कहा। हे, मौज करो रू, यारा ने एवा के पीछे चलते हुए कहा। इसे डेट कैसे माना गया? निजी रूबी, तुम्हें पता है कि क्या करना है, भागना शुरू करो, गैरी ने कहा। अगर आंखें मार सकती तो गैरी अब तक मर चुका होता। वह भागते हुए बड़बड़ाई और गैरी चुपचाप उसके पीछे चला गया। गैरी हमेशा से जानता था कि उसका ये छोटा मेमना बहुत ताकतवर है, इसलिए वह जानता था कि कुछ ही समय में वह युद्ध के लिए उनके साथ शामिल हो जाएगी, जो वह नहीं चाहता था। उसके दिमाग में उसने पहले से ही उसके लिए बेमार्ड में हमेशा के लिए रहने की योजना बना ली थी। वह बेमार्ड के भीतर लड़ाई के दौरान तोपों और अन्य हथियारों को संभाल सकती थी, लेकिन अगर बेमार्ड के बाहर लड़ाई होती तो उसे यकीन नहीं था कि वह कभी ऐसी बात के लिए राजी होगा। सिर्फ वह ही नहीं, यहाँ तक कि उसके दोस्त मार्क और ट्रे ने भी कहा था कि वे कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे पता था कि वह उसके फैसले का बहुत विरोध करेगी, लेकिन क्या हुआ, वह ये सब उसके भले के लिए कर रहा था। उसे अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन वह उसकी सब कुछ थी, और वह चाहता था कि वह उससे नफरत करे, बजाय इसके कि वह किसी मिशन पर बाहर अपनी जान गंवा दे। ठीक है प्राइवेट, तुमने अपनी सजा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, गैरी ने बोलते हुए वह बहुत धीरे से रूबी के करीब गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था।
गैरी करीब आया और उसकी ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया। प्राइवेट रूबी, अब मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। जब गैरी अपनी छोटी भावी पत्नी को परेशान करने में व्यस्त था, तब लैंडन वर्तमान में खाद्य उद्योग में था। क्या हमारे पास सर्दियों के लिए पर्याप्त पशु चारा है? लैंडन ने पूछा। हाँ महाराज, हमारे पास अभी जितने पशु हैं उससे दुगुने के लिए पर्याप्त भोजन है, लियोर ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। हालांकि पशु चारा पर्याप्त है, फिर भी अभी और भंडारण जारी रखें। यह मत भूलिए कि प्रत्येक महीने की शुरुआत में हमारे पास पहले से मौजूद जानवरों में और भी जानवर जुड़ते जाएंगे, इसलिए हमारे पास खिलाने के लिए और भी जानवर होंगे। इससे मुझे याद आया, क्या नए पशु आश्रय भवन अभी तक तैयार हैं? नहीं महाराज, अभी तक नहीं, लियोर ने उत्तर दिया। सर्दियों के लिए सबसे पहले जो काम करना था वह यह सुनिश्चित करना था कि उस अवधि के दौरान सभी जानवर गर्म और सुरक्षित रहें। इसलिए इन जानवरों को खाद्य उद्योग के पीछे उन घोड़ों के शेड से हटाकर गर्म पत्थर की इमारतों में रखना होगा। चूंकि कपड़ा उद्योग अभी अभी उन 4 इमारतों से बाहर निकला था, इसलिए लैंडन ने मुर्गियों, बकरियों आदि को उनके अंदर रखने का अनुरोध किया था। अभी तक श्रमिक उन इमारतों के सभी कमरों में डिवाइडर लगाकर शेड बना रहे थे ताकि सभी जानवरों को रखा जा सके, और एक बार सब कुछ पूरा हो जाने के बाद सभी जानवर सर्दियों के लिए अंदर चले जाएंगे। शैनन के साथ युद्ध से प्राप्त घोड़ों के लिए अगस्त से ही उन्हें पहले से ही ऊपरी क्षेत्र में एक एस्टेट में रखा गया था, इसलिए लैंडन को वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उनकी बिल्कुल भी चिंता न करें। घोड़ों की बात करें तो ये जानवर सर्दियों में बाहर रहकर भी ठीक रह सकते हैं, जब तक वे चयापचय रूप से स्वस्थ हों, उन्हें पर्याप्त कैलोरी मिले, उनके पास पर्याप्त पानी हो और उनके चारों ओर अच्छे गर्म घोड़े के कंबल हों। घोड़े सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए बहुत सारी कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके लिए रोजाना इन कैलोरी को लगातार लेना जरूरी था। इसलिए सर्दियों के दौरान उन्हें हर समय उच्च गुणवत्ता वाले घास के आहार की जरूरत होती है। इसलिए अगस्त से ही लैंडन घोड़ों के एस्टेट के गोदाम में सैकड़ों सूखे घास के बंडल जमा कर रहा था। और हालांकि घोड़े सर्दियों में बाहर रह सकते थे, फिर भी लैंडन ने उनके लिए घोड़ों के एस्टेट के अंदर अलग अलग अस्तबल बनाए थे। घोड़ों को सबसे ज्यादा नफरत उन पर पड़ने वाली बर्फ से नहीं, बल्कि उनके शरीर पर चलने वाली तेज हवाओं से थी, जिससे उनके लिए सर्दियों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए जब सर्दियों में तूफान या कठोर परिस्थितियां आती थीं, तो लैंडन उन्हें एस्टेट के अंदर ही रहने के लिए कहता था। लेकिन धूप वाले दिन लैंडन उन्हें पूरे दिन एस्टेट के आसपास बर्फ के साथ खेलने देता था। घोड़े स्वतंत्र स्वभाव के जानवर थे, इसलिए उन्हें सर्दियों में बंद रखना निश्चित रूप से मना था। जहां तक निचले एस्टेट में जानवरों की बात है, उन सभी को सर्दियों में घर के अंदर रखा जाता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि लैंडन उन छोटे चूजों और अन्य जानवरों को सर्दियों के दौरान उन टूटे हुए लकड़ी के शेड में रहने दे। इसलिए उसने उन्हें खाद्य उद्योग के भीतर उन पत्थर की इमारतों में ले जाने का फैसला किया, ताकि सर्दियों की हवाएं उन शेड को नष्ट न कर दें और कुछ छोटे जानवरों को उड़ा न दें। दूसरी चीज जिस पर लैंडन ध्यान देना चाहता था वह थी फसलें। सितंबर से ही वे ऐसे खाद्य पदार्थ उगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो सर्दियों के दौरान अच्छी तरह से उग सकें। उदाहरण के लिए मकई, सेम, खीरे और बैंगन केवल गर्म जलवायु के दौरान ही अच्छी तरह से उग सकते हैं। इसलिए अगर वे उन्हें उगाना जारी रखते हैं, भले ही कुछ उगने में कामयाब हो जाएं, तो 90% से अधिक लगाए गए पौधे कठोर मौसम की स्थिति से मर जाएंगे। इसलिए उनके लिए गर्मी में अच्छी तरह उगने वाले खाद्य पदार्थों को उगाना बंद करना और सर्दियों में अच्छी तरह उगने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद था। सलाद, पालक, लीक, गोभी, गाजर, शीतकालीन राई, शीतकालीन जौ और शीतकालीन गेहूं जैसी फसलें सर्दियों की फसलों का आदर्श उदाहरण थीं। महाराज, चूंकि सर्दियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थ दुर्लभ होने जा रहे हैं, अगर हमें उनकी जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? लियोर ने पूछा। वास्तव में लैंडन ने इसके लिए पहले से ही एक समाधान सोच लिया था। धरती पर वापस सर्दियों के दौरान गर्म मौसम के खाद्य पदार्थों को बेचे जाने का कारण निर्यात और आयात था। लोग सर्दियों के दौरान अफ्रीका, कैरिबियन और अन्य गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों से खाद्य पदार्थ खरीदते और भेजते थे। लेकिन अभी लैंडन के पास केवल सांता ही उसका आधिकारिक व्यापारी था। इसलिए अगर कोई विशेष खाद्य पदार्थ खत्म होने वाला था तो बेमार्ट को उसे सांता से खरीदना पड़ता था। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम युवा मास्टर हैमिल्टन सांता से खरीद लेंगे। तो मुझे आपसे, आपके अकाउंटेंट, ऑडिटर और सचिवों से जो चाहिए वो है हर खाद्य प्रकार के लिए सभी रिकॉर्ड बुक को देखना और हर महीने लोगों द्वारा आमतौर पर बेची और खरीदी गई मात्रा को सत्यापित करना। उदाहरण के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि हर महीने दुकानों में आमतौर पर कितने बैग बीन्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थों के लिए लागू होता है, चाहे वे सर्दियों की फसलें हों या गर्मियों की फसलें। सुनिश्चित करें कि आपके अनुमान में हर महीने की शुरुआत में बेमार्ट आने वाले सभी नए लोग भी शामिल हों। और एक बार जब आप ऐसा कर लें तो ऊपरी क्षेत्र में बेमार्ट कृषि परिषद के प्रमुख ग्रेगरी को इसे दें। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। चीफ ग्रेगरी कृषि परिषद के मुख्य प्रमुख थे, इसलिए उनका यह भी कर्तव्य था कि वे सुनिश्चित करें कि बेमार्ट के लोगों को कभी भी भोजन की कमी न हो। लैंडन ने उसे कई सचिव, लेखाकार और बहुत सारा पैसा पूंजी के रूप में दिया था।
ऐसे समय में उसे बजट बनाना था कि बेमार्ट को किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है और उसे सांता से खरीदना था। वहां से वह इसे खाद्य उद्योग और अन्य सभी वाणिज्यिक दुकानों आदि को बेचेगा। वह खाद्य पदार्थों के निर्यात का भी प्रभारी था, इसलिए भविष्य में यदि खाद्य उद्योग के पास चॉकलेट बार जैसे सामान होंगे तो वे उसे बेचेंगे और वह उन्हें सांता और अन्य व्यापारियों को बेचेगा। अभी के लिए ये जिम्मेदारियां ग्रेगरी के काम का हिस्सा थीं, क्योंकि अभी बहुत सारे कर्मचारी नहीं थे। लेकिन भविष्य में ये बेमार्ट के व्यापारियों को दिया जाएगा और ग्रेगरी को केवल उनसे आयात और निर्यात कर वसूलना होगा। खाद्य और कृषि के मामले में बेमार्ट निश्चित रूप से सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार था। भले ही लैंडन ने सांता से गर्मियों में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ खरीदने का विकल्प नहीं चुना होता, फिर भी बेमार्ट के पास सर्दियों में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते, इसलिए भुखमरी निश्चित रूप से नहीं होती। खैर, अभी के लिए वे सर्दियों के लिए काफी हद तक तैयार थे। सीक्रेट बेस अर्काडिना में कहीं। स्वागत है युवा मास्टर, भगवान और मैडम आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। युवक बिना किसी जल्दबाजी के बेस में चला गया और तुरंत अपने माता पिता और चाचाओं को ढूंढ लिया। विली, तुम वापस आ गए, मोना फेरिस ने उत्साह से चिल्लाया। स्वागत है बेटा, ओडन बान ने कहा। छोटा विली आखिरकार वापस आ गया है, उसके चाचा नूरेल फेरिस ने कहा। अरे, मेरे भतीजे को अब भूतिया राजकुमार कहा जाता है, तो तुम उसे अभी भी लिटिल विली कैसे कह सकते हो? उसके दूसरे चाचा पॉविन फेरिस ने कहा। ठीक है, तुम दोनों इसे बंद करो। तो छोटे विली, ये कैसा रहा? 145। तो ये कैसे हुआ छोटे विली? क्या कोई समस्या थी? क्या इसीलिए तुम देरी से आए? विलियम ने असहाय भाव से अपने परिवार की ओर देखा। माँ, पिताजी, चाचा, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। मैं अभी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे राजधानी से कुछ प्राप्त करना था। सभी ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अप्रत्याशित हुआ है। ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बस जब मैं जाम्ब्रा सिटी में आराम कर रहा था तो मुझे राजधानी में हमारे जासूसों से एक पत्र मिला। उन्होंने हमारे लिए बर्फ पाउडर के कई बैग सफलतापूर्वक खरीदे थे, इसलिए मुझे वहां थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। बर्फ पाउडर? ओडन ने पूछा। 1 घंटे तक ये समझाने के बाद कि बर्फ पाउडर क्या है, युद्ध पर इसके कई प्रभाव, साथ ही उनके सामने इसकी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये छोटा सा पाउडर ऐसा कैसे कर सकता है? ये हथियार निश्चित रूप से एक दोधारी तलवार थी जो निश्चित रूप से उनकी योजनाओं को बर्बाद कर सकती थी अगर वे सावधान नहीं थे। अगर आप इस उत्पाद पर अपना हाथ रखने में कामयाब रहे तो मुझे यकीन है कि मेरे भाई ने भी इसे अपने हाथों में ले लिया होगा। ओडन ने कहा। यह सच है पिताजी, मेरे जासूसों ने कहा कि उनके कीमियागरों ने पहले ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है, जैसा कि हम बोल रहे हैं। तुरंत कमरे में माहौल भारी हो गया। फेंजी और क्वाम्बे को भी इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए कहें। कोई बात नहीं, अगर हम सफल होने की योजना बनाते हैं तो हमें हमेशा उस जानवर से एक कदम आगे रहना होगा, मोना ने कहा। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्पादन महत्वपूर्ण है, ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के हमलों से कैसे बचा जाए, मोरेल ने कहा। चाचा सही कह रहे हैं, विलियम ने सिर हिलाते हुए कहा। वे सब कुछ बाहर ले गए और अपने बेस से थोड़ी दूर एक सुनसान टूटी हुई पत्थर की इमारत की ओर चल पड़े। पाउडर को कई ट्यूबों डायनामाइट के आकार का में रखा गया था और तीर, क्रॉसबो और यहां तक कि डंडियों पर भी लगाया गया था। ठीक वैसे ही जैसे तीर काम करते हैं, ट्यूबों को जलाया जाता था और एक प्रक्षेपवक्र कोण पर लॉन्च किया जाता था। अपने दुश्मनों की ओर बढ़ते हुए बूम, उन्होंने लगातार पत्थर की दीवारों पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दीवारें बिल्कुल भी नहीं टूटीं। केवल एक चीज जो देखी जा सकती थी वह थी दीवारों पर काली कालिक की एक मोटी परत। विलियम ने कालिक को पोंछा और दीवारों को ध्यान से देखा। अभी तक कोई दरार नहीं है, विलियम ने कहा। अरे, दीवार पर चोट लगने से पहले हमें इसे कितनी बार फोड़ना होगा, पॉविन ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने पंख वाले पेन और चर्मपत्र कागज पर जो कहा गया था उसे नोट कर लिया। तारांकन उनकी स्याही जली हुई हड्डियों, चारकोल और पेड़ों के रस से बनी थी, जो सब कुछ एक साथ चिपकाती थी। ठीक है, मुझे लगता है कि हम इस पत्थर की इमारत से निपट चुके हैं। चलो अब लकड़ी के घोड़ों के शेड को निशाना बनाते हैं। बूम, तुरंत सामने के दरवाजे का 1/4 हिस्सा कई टुकड़ों में बिखर गया। सफलता, म्यूरल ने कहा। बाद में उन्होंने खरगोशों और विभिन्न आकारों के अन्य जानवरों पर प्रयोग किया। छोटे जानवरों के लिए उन्होंने देखा कि विस्फोट उन्हें पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा, लेकिन घोड़ों जैसे बड़े जानवरों के लिए उन्होंने देखा कि केवल लक्षित क्षेत्र ही प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, उनके पहले शॉट ने घोड़े के सामने के बाएं पैर के हिस्से को चकनाचूर कर दिया। इसने घोड़े के घुटने और फेटलॉक टखने के बीच के क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया, और अब तक हमले के करीब खड़े होने से कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। वे सभी सुरक्षित और ठीक थे। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया है। लिटिल विली, बर्फ के पाउडर से भरा ये लकड़ी का बैरल ले जाओ और चलो यहाँ से चलते हैं। जब विलियम बर्फ के पाउडर के साथ यात्रा कर रहा था तो उसने संदेह से बचने के लिए उन्हें बैरल में रखना चुना था। ये लकड़ी के बैरल आमतौर पर शराब रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
इसलिए जो कोई भी इसे देखता वह शायद सोचता कि वह और उसका समूह सिर्फ यात्रा करने वाले व्यापारी हैं। जब विलियम बैरल को आगे ले गया तो बैरल पर कुछ दरारों से बर्फ के पाउडर का एक निशान लगातार बहता रहा, जिस पर विलियम का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। पिताजी, चलो आग की मशाल बुझाते हैं। ओडन ने मशाल को फर्श पर गिरा दिया और उस पर पैर रखने ही वाला था, लेकिन तभी उसने विलियम की ओर बढ़ती हुई आग की चिंगारी देखी। विली, जल्दी से बैरल गिराओ, ओडन चिल्लाया। इसे अभी गिराओ, अंकल पॉविन और म्यूरल चिल्लाए। विलियम ने पलट कर देखा, चिंगारी देखी। उसने तुरंत बैरल को इमारत की पत्थर की दीवारों में से एक के पास गिरा दिया और जल्दी से अपने पिता की दिशा में गोता लगाया। अगर धरती पर किसी ने कभी पुरानी पश्चिमी फिल्में देखी होती तो वे इस दृश्य को आसानी से जानते। ये प्रसिद्ध दृश्य था जिसमें काउबॉय बारूद की एक धार जलाते थे और छिप जाते थे, जबकि आग की धार एक बड़े और स्पष्ट रूप से विस्फोटक बैरल की ओर बढ़ती हुई देखते थे। और एक बार जब आग बैरल तक पहुंचती है तो एक बड़ा धमाका होता है। बूम! धुआं पूरी तरह से हवा में भर गया था, साथ ही बारूद की अलग गंध भी। क्या सब ठीक है? ओडन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है जीजाजी, मैं भी ठीक हूँ, सबने जवाब दिया। धुआं छंटने के बाद सबने ऊपर देखा और तुरंत दंग रह गए। जमीन 20 सेंटीमीटर गहरी उखड़ गई थी और इमारत की पत्थर की दीवार एक खास जगह के आसपास कई दरारें थीं। हा, देखो, दीवार के इस हिस्से पर कई दरारें हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इसी जगह पर कम से कम 7 बार और बर्फ के पाउडर से लगातार विस्फोट करते रहे तो दीवार पर एक छेद जरूर बन जाएगा। और कौन जानता है, शायद छेद की वजह से दीवार टूट भी जाए, पॉविन ने उत्साह से कहा। हालांकि यह सच है, इमारत की दीवारें महल की दीवारों जैसी नहीं होती, ओडन ने कहा। हालांकि ओडन को कई दीवारों की सही मोटाई का पता नहीं था, फिर भी वह जानता था कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग दीवार के आकार होते हैं। इस युग में इमारतों के लिए पत्थर की दीवारें सिर्फ आधा मीटर मोटी होती थीं, जबकि महल की दीवारें आमतौर पर 2 मीटर मोटी होती थीं। और बेशक शहर की दीवारें भी आमतौर पर 4 से 5 मीटर मोटी होती थीं। अभी वे इमारत की आधा मीटर मोटी दीवार के एक खास स्थान पर ही दरारें बना पाए थे, इसलिए उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अगर वे इस बैरल विधि का उपयोग करके अपने दुश्मनों पर हमला करना चाहते थे तो उन्हें बैरल के साथ कई लोगों को शहरों में घुसाना होगा और इन बैरल को अपने दुश्मन के इलाके के चारों ओर रखना होगा। ये निश्चित रूप से एक परेशानी होगी। जिसने भी कभी धरती पर पश्चिमी फिल्में देखी हैं वह तुरंत एक बैरल बारूद के प्रभावों को जान जाएगा। अगर इमारत लकड़ी से बनी होती तो उसका कुछ हिस्सा निश्चित रूप से नष्ट हो जाता, लेकिन मध्ययुगीन पत्थर की दीवारों के साथ इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं था। यही कारण है कि धरती पर UK में बहुत सारे पुराने महल आज भी ऊंचे खड़े हैं। उन दीवारों पर पूरे इतिहास में कई तोपों से हमला किया गया था और उनकी मोटी दीवारों ने उनके दुश्मनों को जीतने से रोका था। तो ये बैरल कम से कम 4 मीटर मोटी शहर की दीवारों को कैसे गिरा सकता था, जब वे आधा मीटर मोटी इमारत की दीवारों को भी नष्ट नहीं कर सकते थे। और इससे भी बदतर, ये बर्फ का पाउडर नियमित बारूद जितना शक्तिशाली भी नहीं था, इसलिए इसका प्रभाव वास्तव में कमजोर था। लेकिन निश्चित रूप से जब मानव जीवन शामिल था तो यह एक अलग मामला था। अगर वे इन पत्थर की इमारतों के कई कमरों में कई बैरल सफलतापूर्वक रख सकते थे और उन्हें जला सकते थे, तो विस्फोट होने पर इन इमारतों के अंदर के लोग निश्चित रूप से मर जाते या गंभीर रूप से घायल हो जाते। और अगर वे जिन संरचनाओं को निशाना बना रहे थे वे लकड़ी की थीं, तो पूरी इमारत ही सिर्फ 4 या 5 बैरल के साथ गिर जाती। लेकिन मैं उत्सुक हूँ, बर्फ के पाउडर का निशान क्यों नहीं फटा? केवल बैरल ही क्यों फटा? विलियम ने पूछा। मुझे लगता है कि इसका बैरल जिस लकड़ी से बना था उससे कुछ लेना देना हो सकता है, म्यूरल ने कहा। ये सही है, शायद लकड़ी। साथ ही क्या आप सभी ने देखा कि यह पाउडर केवल लकड़ी के साथ ही प्रतिक्रिया करता है? ओडन ने कहा। पहले जब हमने इसे लकड़ी के दरवाजे पर मारा था तो दरवाजे का 1/4 हिस्सा तुरंत कई टुकड़ों में बिखर गया था, लेकिन पत्थर से ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आप सही हैं, विलियम ने कहा। वास्तव में वे सभी पूरी तरह से गलत थे। लकड़ी पत्थर की तुलना में कम घनी और कम भारी थी, तो जाहिर है लकड़ी पत्थर की तुलना में अधिक आसानी से टूट जाएगी। और बर्फ के पाउडर के निशान के फटने का कारण यह था कि पाउडर को जलाने से ऊर्जा और गैसें निकलती थीं। जब निशान जल रहा था तो ये आसानी से वायुमंडल में निकल गईं, लेकिन जब पाउडर बैरल के भीतर समाहित होता है तो ऊर्जा और गैसें आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए वे तब तक बनते रहते हैं जब तक कि धमाका, आग उन तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन ओडन, विलियम और उनके चाचा विज्ञान के बारे में क्या जानते होंगे? उन्होंने वास्तव में सोचा था कि यह लकड़ी थी जिसके कारण ऐसा विस्फोट हुआ था। ठीक है, हमारे पास केवल 6 बैरल बर्फ पाउडर बचा है, इसलिए हम 2 और के साथ प्रयोग कर सकते हैं और बाकी को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हमारे कीमियागरों को भेजा जाएगा, ओडन ने कहा। वापस बेमार्ड में पब्लिक स्कूल के सभी 14 वर्षीय छात्र अपनी साप्ताहिक फील्ड ट्रिप के लिए तैयार हो गए। इस दुनिया में 15 वर्षीय किशोरों को पहले से ही वयस्क माना जाता था, इसलिए जब ये सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा तो ये छात्र स्नातक होंगे और वयस्कों के रूप में अपना जीवन शुरू करेंगे, जिसमें नौकरी की तलाश भी शामिल थी।
और इस तथ्य के बावजूद कि उनका वर्तमान ज्ञान मानक के अनुरूप नहीं था। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने धरती पर स्नातक किया था, लैंडन को अभी भी लगा कि उनके लिए काम शुरू करना ठीक है, क्योंकि वे काम पर सीखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बेमार्ट के सभी अन्य कर्मचारी करते हैं। और बच्चों को सभी कार्यस्थल क्षेत्रों से बेहतर ढंग से परिचित कराने के लिए लैंडन ने महीने की शुरुआत से ही उनके लिए कई फील्ड ट्रिप की व्यवस्था की थी। उनकी परीक्षाएं नवंबर में शुरू हुईं, इसलिए यह महीना निश्चित रूप से इन फील्ड ट्रिप को शुरू करने का समय था। हर शनिवार को छात्र कई लोडिंग ट्रकों के पीछे कूदते थे और बेमार्ट के भीतर विभिन्न कार्यस्थलों पर जाते थे। पिछले सप्ताह उन्होंने खाद्य उद्योग, कपड़ा उद्योग और कीमिया उद्योग का दौरा किया था, और उससे एक सप्ताह पहले उन्होंने अस्पताल, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा अकादमी का दौरा किया था। साथ ही ऊपरी क्षेत्र के भीतर मौजूदा मॉल एस्टेट का भी दौरा किया था। और आज वे बिजली संयंत्र, केंद्रीय ताप संयंत्र और जल एवं सीवेज संयंत्र की ओर जा रहे थे। इन सभी यात्राओं ने स्नातक होने वाले छात्रों को भविष्य में क्या करना है, इस बारे में कुछ दृष्टिकोण दिया। स्कूल परिसर के भीतर हेनरी, मिल्ड्रेड और उनके दोस्त ट्रकों के आने का इंतजार कर रहे थे। अरे, स्नातक होने पर आप क्या बनना चाहते हैं? चूंकि मुझे घोड़े और जानवर बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं हॉर्स रैंच में एक अस्तबल महिला के रूप में काम करना चाहती हूँ। मिल्ड्रेड ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे सच में इधर उधर घूमना बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं दफ्तरों में बैठकर अकाउंटेंट के तौर पर काम करना चाहता हूँ। मैं भी। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को इधर उधर घूमना और बाहर रहना इतना क्यों पसंद है। मेरे लिए, मैं किसी भी कार्यस्थल पर सचिव बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्नातक होने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा अकादमी में जाऊंगा। मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। वस्त्र उद्योग कार्यकर्ता, सफाई कर्मी, शिक्षक, देखभालकर्ता, सरकारी कर्मचारी, खनिक, स्टोर क्लर्क, शेफ, निर्माण कर्मचारी, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, _ जब हेनरी ने अपने दोस्तों और सहपाठियों की बातें सुनी तो वह अपनी स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह उन सभी जगहों से पूरी तरह प्रभावित था जहां वह गया था, फिर भी उसे किसी भी पेशे के प्रति कोई वास्तविक आह्वान, जैसा कि उसके दोस्त कहते थे, महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर वह सिर्फ पैसे कमाने और गुजर बसर करने के लिए नौकरी चुनता है तो वह वास्तव में एक दुखद और दयनीय जीवन जिएगा। इसलिए वह ऐसी नौकरी चाहता था जो उसे वास्तव में पसंद हो, सराहना की और गर्व महसूस किया। उसे उम्मीद थी कि आज उसे अपनी खुद की बुलावा मिलेगा, टूर लिस्ट में से किसी भी जॉब से। जब वे बात कर रहे थे, उनके शिक्षक श्री विंसेंट ने ट्रकों के आने का इंतजार करते हुए रोल कॉल करना शुरू कर दिया। 9:45 बजे लोडिंग ट्रक आ गए, छात्र उसमें चढ़ गए और अब वे जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर जा रहे थे। उनके पहुंचने के बाद गार्ड ड्यूटी पर मौजूद सैनिकों ने सभी ट्रक ड्राइवरों के लिए टूर स्लिप की जांच की और उन्हें सेक्टर 1 के अंदर बस और कार पार्क क्षेत्र की ओर जाने की अनुमति दी। छात्र ट्रकों से बाहर निकले और तुरंत अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वाह, बहुत सुंदर! वहां कई पूरी तरह से सीमेंटेड 5 मंजिला इमारतें थीं जो चौड़ी, आयताकार आकार की थीं और उन पर बहुत सारी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। साथ ही कई विशाल कांच की इमारतें थीं जो सभी समलंबाकार आकार की थीं। शिक्षक विंसेंट भी अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। सब कुछ साफ सुथरा और बेहद खूबसूरत लग रहा था। हेनरी को सब कुछ पूरी तरह से देखने का समय भी नहीं मिला था, तभी अचानक उसने कदमों की आहट सुनी। 2 पुरुष और एक महिला उनकी दिशा में जा रहे थे। नमस्ते, 24 वर्षीय महिला ने शिक्षक विंसेंट से हाथ मिलाते हुए कहा। नमस्ते, शिक्षक विंसेंट ने महिला से हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया। साथ ही उसके साथ आए अन्य पुरुषों से भी। महिला ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराए। नमस्ते बेमार्ट के गौरवशाली स्नातक छात्र। जब उन्होंने महिला की बात सुनी तो उन्हें अचानक इस तरह संबोधित किए जाने पर गर्व और खुशी महसूस हुई। हे भगवान, वे पब्लिक स्कूल से स्नातक होने वाले पहले बैच बनने जा रहे थे। क्या ये भी बेमार्ट के इतिहास का हिस्सा नहीं था? जल एवं मलजल उपचार संयंत्र में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती रीना हूं और मैं यहाँ के कई संयंत्र संचालकों में से एक हूं। मेरे बाईं ओर मेरे एक सहकर्मी श्री क्रिस्टियानो हैं जो संयोग से एक विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण में हैं, और मेरे दाईं ओर श्री बेजामिन हैं जो संयोग से एक रासायनिक इंजीनियर प्रशिक्षण में हैं। आज हमारे पास आप सभी के देखने के लिए बहुत सी रोमांचक चीजें हैं, जैसे कि हम समुद्र के पानी को स्वच्छ पीने योग्य पानी में कैसे बदलते हैं, साथ ही हम उसी पानी को बेमार्ट के सभी लोगों को कैसे आपूर्ति करते हैं, और आप लोगों के लिए एक वास्तविक उपहार है। हम आपको दिखाएंगे कि जब अपशिष्ट सिंक से बहता है या शौचालय में बहाया जाता है तो उसका क्या होता है। अब क्या आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है? रीना ने पूछा। हेनरी ने तुरंत अपना हाथ उठाया। एहम श्रीमती रीना, एक संयंत्र संचालक वास्तव में क्या करता है? 147। जब हेनरी पिछले सप्ताह निर्माण और कीमिया उद्योगों में गया था तो उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को देखा था, जैसे हम रासायनिक इंजीनियरों को देखते हैं, लेकिन यह उसका पहला मौका था जब उसने प्लांट ऑपरेटर को देखा था। केवल हेनरी ही उत्सुक नहीं था, वहां मौजूद हर कोई नौकरी के बारे में जानना चाहता था। आखिरकार इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना था कि वे स्नातक होने के बाद क्या करना चाहेंगे। प्लांट ऑपरेटर वास्तव में क्या होता है?
अच्छा, ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं करता हूँ, जैसे सभी सिस्टम प्रक्रियाओं की निगरानी करना, नियमित जांच करना और भी बहुत कुछ। आप सभी के लिए इसे समझना आसान बनाने के लिए मैं दौरे के आगे बढ़ने के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से समझाऊंगा। ओह, और मैं इस प्लांट के भीतर अन्य सभी नौकरियों के कर्तव्यों के बारे में भी बताऊंगा। अब क्या आप सभी आज के दौरे के लिए उत्साहित हैं? रीना ने उत्साह से पूछा। हम उत्साहित हैं, हाँ, अंडरस्को। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हमारे दौरे की शुरुआत से पहले हमें आप सभी को ब्रीफ करना होगा और सूट पहनना होगा। जैसा कि महामहिम कहेंगे। रीना और उसकी टीम के पीछे पीछे चलते हुए सभी लोग हंस पड़े। उनके राजा हमेशा सबसे मजेदार गालियां और वाक्य बोलते थे। बिल्कुल इस चलो सूट पहनते हैं वाक्यांश की तरह। उनकी राय में हालांकि जब जरूरत होती थी तो उनका राजा गंभीर हो जाता था, लेकिन वह बेहद मजाकिया भी था और उनके लिए हास्यपूर्ण राहत का एक अच्छा स्रोत था, खासकर जब वह राजकुमारियों और योद्धाओं के बारे में कहानियां सुनाता था। और अपने राजा की वजह से वे भी ये मजेदार वाक्य और गालियां सीखने लगे थे। वे अपने दोस्तों से बात करते थे और ऐसी बातें कहते थे, हस्ता ला विस्टा और मेरे छोटे दोस्त को नमस्ते कहो। उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि कोई इन सभी प्रतिष्ठित वाक्यांशों को संकलित और प्रकाशित करेगा, ताकि वे अपने दोस्तों के साथ हंसते समय उन्हें पढ़ सकें। रीना और उनकी टीम उन्हें इमारतों में से एक के भीतर एक बड़े सभागार में ले गई और उन्हें सुरक्षा के बारे में जानकारी देना शुरू किया। उन्हें बताया गया कि अगर वे मुसीबत में हों तो उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही अगर उन्हें प्लांट के भीतर कोई समस्या, रिसाव और समस्या नजर आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। और उनकी सुरक्षा ब्रीफिंग के अंत में उन्हें पहनने के लिए फेस मास्क, सुरक्षात्मक जूते और सुरक्षात्मक चश्मा दिए गए। एक बार जब सभी ने सूट पहन लिया तो आखिरकार टूर शुरू हुआ। वे रीना के साथ दूसरे बड़े गेट की ओर चले गए, जो जाहिर तौर पर सेक्टर 2 की ओर जाता था। हालांकि इस क्षेत्र में ऐसी कोई भी खूबसूरत कांच की इमारत नहीं थी, फिर भी यह सब उतना ही लुभावना था। उनके टूर गाइड ने तुरंत उन्हें समुद्र से पानी को साफ करने वाली सुविधाओं की ओर ले गए। बेशक रीना उनके आगे रही, जबकि क्रिस्टियानो और बेंजामिन उनके पीछे चले, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई खो न जाए या पीछे न छूट जाए। दौरा लगातार आगे बढ़ रहा था। रीना ने उपचार प्रक्रिया के बारे में बताया, साथ ही सभी के काम और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। और अब सीवेज उपचार पर आगे बढ़ने का समय आ गया था। क्या कोई मुझे सीवेज के पानी में पाए जाने वाले अपशिष्ट का उदाहरण दे सकता है? रीना ने पूछा। लगभग तुरंत कई हाथ हवा में उठ गए। हाँ, आप। और उत्तर देने से पहले कृपया हमें अपना नाम बताएं। एहम, मेरा नाम मैथियस है और मुझे लगता है कि साबुन का पानी अपशिष्ट है, लड़के ने शर्म से उत्तर दिया। सही, ये वास्तव में अपशिष्ट है। धन्यवाद मैथियस। कोई और है? मेरा नाम जूलिया है। सिंक में गिरने वाला खाना, मल, रसायन, टिश्यू पेपर, अंडरस्को। आप सभी सही हैं। ये सभी यहाँ उपचारित सीवेज के पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए उन प्रक्रियाओं को देखें जो सीवेज के पानी को साफ पीने योग्य पानी में बदल देती हैं। रीना ने कहा। हरा भूरा पानी साफ और स्वच्छ हो गया था। क्या ये जादू नहीं था? विज्ञान वाकई कमाल का था। दौरे के अंत में बच्चों ने उद्योग के भीतर अपना दोपहर का भोजन किया और बिजली संयंत्र की ओर बढ़े और अंत में केंद्रीय ताप संयंत्र की ओर बढ़े। और दिन के अंत तक छात्रों को स्कूल के परिसर में वापस भेज दिया गया। तो हेनरी, क्या तुमने आखिरकार तय कर लिया है कि तुम स्नातक होने के बाद क्या बनना चाहोगे? मिलब्रेड ने उत्सुकता से पूछा। आज, हालांकि बिजली और केंद्रीय ताप संयंत्र आकर्षक थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हेनरी की दिलचस्पी को पानी और सीवेज उपचार संयंत्र की तरह नहीं बढ़ाया। उसने बहुत सारे सवाल पूछे थे, साथ ही श्रीमती रीना से कई अन्य सवालों के जवाब भी दिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा था कि भले ही वह 20 साल तक वहां काम करे, फिर भी उसे रोजाना अपना काम करना अच्छा लगेगा। और अगर वह कभी प्लांट ऑपरेटर होने से थक जाए तो वह उद्योग के भीतर नौकरी का शीर्षक बदल सकता है। प्लांट में रसायनज्ञ कीमियागर थे जो रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते थे और रासायनिक अनुसंधान और प्रयोगों में लगे हुए थे। वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैनेजर, प्लांट विशेषज्ञ, तकनीशियन वगैरह थे। वास्तव में वह बस इतना जानता था कि वह इस विशेष उद्योग में लंबे समय तक काम करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि उसे आखिरकार अपना बुलावा मिल गया था। मैं जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करना चाहता हूँ। मैं श्रीमती रीना जैसा बनना चाहता हूँ। मैं प्लांट ऑपरेटर बनना चाहता हूँ। समय तेजी से बीत गया और आखिरकार नवंबर आ गया और सांता के अधीनस्थ एक बार फिर बेमार के तट पर आ गए। कृषि परिषद से ग्रेगरी और खनिज संसाधन परिषद से रोविन लैंडन के साथ यह जानने और देखने आए कि आमतौर पर व्यापार कैसे किया जाता है। आखिरकार उन्हें भी जल्द या बाद में निर्यात और आयात का ये काम संभालना होगा। लैंडन ने कई खनिज अयस्क बेचे, साथ ही सांता के अधीनस्थों से जानवर, बीजों के बैग और निश्चित रूप से दास और शरणार्थी प्राप्त किए। पहले की तरह सीखे हुए दासों को सचिवों, लेखा परीक्षकों और लेखाकारों के पास भेजा गया, जबकि बच्चों को ऊपरी क्षेत्र के निवासी एस्टेट में भेजा गया। ऐसे लोग भी थे जो सैनिक, अस्तबल के रखवाले, रसोई और नर्स डॉक्टर बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आए।
लिटिल ला महाराज, क्या हम अब भी वे नई अकादमियां खोलने जा रहे हैं? लुसियस ने पूछा। वह लैंडन को छोटा लैंडन कहने का इतना आदी हो गया था कि वह लैंडन से सार्वजनिक रूप से बात करते समय इधर उधर की बातें कर देता था। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पहले से ही अपना पिता मानता हूं, तो क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? लैंडन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे एक निश्चित स्तर का सम्मान बनाए रखने की जरूरत है ताकि हर कोई तुम्हारा भी सम्मान करे। साथ ही मैं तुमसे सिर्फ तभी कहूंगा जब मैं तुम्हारी मां से शादी करूंगा। तो महाराज, नई अकादमियों के बारे में क्या? लुसियस ने लैंडन की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। कितना जिद्दी आदमी है, लैंडन ने सोचा। अभी वह 2 नई अकादमियां बनाना चाहता था, बेमार्ड पुलिस अकादमी और गार्ड ट्रेनिंग के लिए बेमार्ड अकादमी। पुलिस अकादमी के लिए लैंडन ने फैसला किया था कि अभी के लिए वह उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने देगा। आमतौर पर एक नियमित पुलिस अकादमी ऐसे अधिकारियों का उत्पादन करती है जो सार्वजनिक सामुदायिक सुरक्षा, अपराध स्थल, साइबर अपराधी, राष्ट्रीय सुरक्षा और कई अन्य मामलों से निपटते हैं। ऐसे अपराध जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे आतंकवादी, आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों जैसे FBI को सौंपे जाते हैं। और कोई भी अपराध जिसमें हत्या, अपहरण, हत्या, बम, पुलिस की सहायता इत्यादि शामिल हो, को अपराध स्थल जांचकर्ता CSI और कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी संभालते हैं। लेकिन ये सब भविष्य के लिए था। अभी बेमार्ड को केवल सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता थी। इन अधिकारियों के पास निम्नलिखित कार्य थे: पैदल या पुलिस कारों के साथ क्षेत्र में गश्त करना, चल रहे अपराधों का जवाब देना, अपराध को रोकना, उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार करना, नागरिकों को बचाना, सामान्य अपराधों जैसे कार दुर्घटनाएं, बैंक डकैती, चोरी और इत्यादि की जांच करना। साथ ही पीड़ितों की सहायता करना और अपराधियों से पूछताछ करना। वे यातायात को नियंत्रित करते हैं, भीड़ को नियंत्रित करते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं तथा अग्नि अलार्म या आपातकालीन कॉल 911 का जवाब देते हैं। और यह सूची बहुत लंबी है। वैसे भी 375 नए भर्ती हुए लोग जो पुलिस अकादमी में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आए थे, वे एक ही समय में अध्ययन और काम करेंगे। लैंडन ने एक ऐसा कार्य शेड्यूल बनाने की योजना बनाई थी जो उनकी पढ़ाई को बिल्कुल भी प्रभावित न करे। धरती पर लगभग सभी छात्र पढ़ाई के दौरान अंशकालिक नौकरी करते हैं, इसलिए लैंडन को नहीं लगता था कि यह उनके लिए पूरी तरह से तनावपूर्ण होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि सभी को सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार ड्यूटी पर होना पड़े, उनके कक्षा शेड्यूल के आधार पर। लेकिन चाहे उनके पास कितनी भी कार्य शिफ्ट हो, सभी कार्य पोस्ट हमेशा ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों से भरे रहेंगे, चाहे दिन का कोई भी समय हो। यहाँ तक कि रात में भी वह पुलिस अधिकारियों से सतर्क और चौकस रहने की अपेक्षा करता था। कक्षा शेड्यूल की बात करें तो छात्रों को अभी भी गणित और पाइरॉन जैसी बुनियादी कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अलावा उन्हें नैतिकता की कक्षाएं, कानून और न्याय की कक्षाएं, नजदीकी युद्ध की कक्षाएं और बाधा कोर्स की कक्षाएं भी लेनी पड़ती थीं। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा कक्षाएं, हथियार सिद्धांत और संचालन की कक्षाएं, जिसमें शूटिंग शामिल थी। इसके लिए लैंडन ने अकादमी के भीतर सेना से कुछ वारंट अधिकारियों को उनके शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था, क्योंकि ये पाठ्यक्रम पहले से ही सेना में पढ़ाए जाते थे। महाराज, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सैनिक इस पुलिस अकादमी के लिए सेना छोड़ना चाहेगा। सेना छोड़ने का मतलब है कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे, मिशन पर नहीं जाएंगे और इसी तरह की अन्य चीजें नहीं करेंगे। मुझे पता है कि अगर मुझे सेना छोड़ने के लिए कहा गया तो मैं भी सहमत नहीं होऊंगा, लुसियस ने कहा। लैंडन ने कुछ देर सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। तो चलो उन्हें सेना से नहीं निकालते, चलो उन्हें सेना और पुलिस अकादमी दोनों के लिए अधिकारी बनाते हैं। और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वे जो समय पढ़ाने में बिताते हैं वह सेना में ही उनके रैंक में वृद्धि के लिए गिना जाएगा। ये भी मत भूलो कि वे पूरे साल नहीं पढ़ाते हैं, उनके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए केवल 2 प्रमुख सेमेस्टर हैं बस। और जब किसी भी तरह का युद्ध बेमार्ड के पास आता है तो वे अभी भी युद्ध में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, अगर वे चाहें तो अभी के लिए हम उन्हें सेना में अपने कमरे रखने देंगे, साथ ही उन्हें पुलिस अकादमी में नए कमरे भी देंगे। लेकिन जब वे पढ़ा रहे थे तो उन्हें पुलिस अकादमी में ही रहना पड़ता था। महाराज, ये काम कर सकता है। कोई भी सेना में अपनी रैंक छिपाना नहीं चाहता, उन्हें इसे बनाए रखने देना निश्चित रूप से जरूरी है। इसके अलावा अन्य सुझाव भी अच्छे हैं, लुसियस ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लैंडन ने यह भी तय किया था कि जब सैनिक नए रंगरूटों को पढ़ा रहे होंगे तो वह बदले में उन्हें कई नए पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, जैसे पाठ्यक्रम अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, पीड़ित विज्ञान, वारंट और सामुदायिक सुरक्षा। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम थे जिन्हें इन पुलिस अधिकारियों को कंठस्थ करना था। जहां तक पुलिस स्टेशन की बात है, लैंडन ने पब्लिक स्कूल के करीब एक और छोटी सी जगह का उपयोग करने का फैसला किया था। ये स्टेशन वह था जहां रंगरूट सुरक्षा और अपराध से जुड़े सभी सार्वजनिक मामलों को संभालेंगे, और जब रंगरूट ड्यूटी पर होंगे तो वारंट सैनिक उनकी निगरानी भी करेंगे। किसी भी अन्य सैन्य पेशे की तरह इस पुलिस अकादमी की भी अपनी रैंकिंग प्रणाली होगी। सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए निम्नतम से उच्चतम रैंक इस प्रकार थे। अधिकारी डिप्टी रंगरूट आगे बढ़ने से पहले इस रैंक में 1 वर्ष बिताते हैं।
जासूस निरीक्षक 1.5 वर्ष, रैंक सार्जेंट 2 वर्ष, लेफ्टिनेंट 2 वर्ष, कैप्टन 2.5 वर्ष, मेजर डिप्टी इंस्पेक्टर 2.5 वर्ष, कर्नल 3 वर्ष, कमांडर 3.5 वर्ष, डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस डिप्टी कमिश्नर 4 वर्ष, असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर 5 वर्ष, चीफ ऑफ पुलिस कमिश्नर शेरिफ। बेशक जब अगली रैंक पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए लैंडन ने बेमार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे थोड़ा बदल दिया था। महाराज, तो आप कह रहे हैं कि मैं इस पुलिस स्टेशन का पुलिस प्रमुख भी बनूंगा, जैसा कि आप इसे कहते हैं? ठीक है, हाँ, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो शहर के पुलिस बल का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस पद पर बने रहें जब तक कि कोई उपयुक्त व्यक्ति न आ जाए। हे, आप वर्तमान में शहर के भीतर न्याय का चेहरा हैं, इसलिए आपके जैसा अच्छा प्रतिस्थापन मिलना वास्तव में कठिन है। तुम छोटे बदमाश हो। न्याय का चेहरा कौन है? लुसियस ने कहा, जैसे कि वह क्रोधित होने का नाटक कर रहा था। ओह, मुझे महामहिम कहने का क्या हुआ? हे, लड़का, तुम वास्तव में जानते हो कि इस आदमी को कैसे चुप कराना है। अगली अकादमी जिसे लैंडन ने बनाने का फैसला किया वह गार्ड प्रशिक्षण के लिए बेमार्ड अकादमी थी। पुलिस अकादमी के छात्रों की तरह ये 298 नए भर्ती हुए लोग पढ़ाई के साथ साथ बेमार्ड के भीतर सुरक्षा गार्ड के रूप में अंशकालिक काम भी करेंगे। उनके लिए वास्तव में करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, सिवाय ये सुनिश्चित करने के कि उन्हें गणित, अंग्रेजी, हथियार संचालन, नैतिकता और निकट युद्ध का ज्ञान है। फिर से वारंट अधिकारी इन रंगरूटों को भी पढ़ाएंगे और उनकी सेवाओं को उनकी सेना रैंक में वृद्धि के लिए गिना जाएगा। लेकिन अन्य अकादमियों के विपरीत, जहां छात्रों को कई वर्षों तक अध्ययन करने की आवश्यकता होती थी, इस अकादमी को अपने छात्रों को केवल 2 वर्ष बिताने की आवश्यकता थी और स्नातक होने के बाद छात्रों को बाहर जाना होगा, अपना खुद का अपार्टमेंट या घर लेना होगा और बेमार्ड के भीतर पूर्णकालिक पदों के लिए आवेदन करना होगा। बेशक उनमें से कुछ अकादमी के भीतर भविष्य के रंगरूटों को पढ़ाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चूंकि बस इतना ही है, मैं इन नए रंगरूटों को अकादमियों में बसाने में आपकी मदद करूंगा, साथ ही उन्हें पढ़ाने के लिए कई वारंट अधिकारी नियुक्त करूंगा। जब लुसियस और कुछ सैनिक रंगरूटों के समूह को ले गए तो लैंडन के पास अंततः 5410 कर्मचारी रह गए। अब वह अंततः नवंबर के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। 5410 श्रमिकों के साथ लैंडन ने भेजने का फैसला किया। 510 श्रमिकों को कीमिया उद्योग में, 500 श्रमिकों को खाद्य उद्योग में, 200 श्रमिकों को कपड़ा उद्योग में, 200 श्रमिकों को सफाई सेवा सुविधा में, 1000 श्रमिकों को निर्माण उद्योग में और 3000 श्रमिकों को बेमार्ड के आसपास कुछ निर्माण स्थलों पर। और अभी इन 3000 निर्माण श्रमिकों में से उसने भेजने का फैसला किया 1000 नए श्रमिकों को नई शहर की दीवार बनाने वालों की सहायता के लिए। चूंकि शहर की दीवार पर काम करने वालों ने काफी मात्रा में पेड़ों को साफ कर दिया था, इसलिए लैंडन ने फैसला किया कि आधे लोगों को नई शहर की दीवार का निर्माण शुरू करना चाहिए, जबकि बाकी आधे लोगों को इन पेड़ों को साफ करना जारी रखना चाहिए। इस तरह काम निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर से वह नए मॉल का निर्माण करने वालों की सहायता के लिए 1000 और लोगों को भेजना चाहता था और अंत में शेष 1000 सड़क निर्माण करने वालों की सहायता करेंगे। महाराज, आप नए मुद्रण उद्योग पर निर्माण शुरू करने के लिए कितने लोगों को चाहते हैं? टिम ने पूछा। हम सभी निर्माण स्थलों से 500 निर्माण श्रमिकों को बुलाओ और उन्हें तुरंत निर्माण शुरू करने दो। लैंडन मुद्रण उद्योग क्यों बनाना चाहता था? इसका कारण यह था कि वह जल्द से जल्द पैसे छापना शुरू कर सके। ये बेहतर और अधिक कुशल था कि बड़ी विद्युत नियंत्रित मशीनों से काम करवाया जाए, बजाय इसके कि श्रमिकों को कई भाप इंजनों पर कई बैच बनाने में अपना समय बर्बाद करना पड़े। पैसे छापने के अलावा यह नया मुद्रण उद्योग किताबें और बेमार्ड के भीतर आवश्यक अन्य दस्तावेज छापना जारी रखेगा और भविष्य में वे समाचार पत्र भी छापेंगे। पहले लैंडन नहीं चाहता था कि वे समाचार पत्रों से परेशान हों, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो श्रमिक कम थे और उन्हें जितनी चीजें छापनी थीं वे बहुत थीं। ये लोग मूल रूप से प्रिंटर थे। जब सरकारी दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाने की जरूरत होती थी तो वे इसे संभाल लेते थे। जब किताबों की जरूरत होती थी तो यह उनका काम होता था। लाइसेंस कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह की तो बात ही छोड़िए, वे भी व्यस्त थे, तो वह सिर्फ इसके लिए उन पर ज्यादा काम क्यों थोपता। लेकिन बिजली से चलने वाली मशीनों की मदद से मजदूरों का बोझ काफी हद तक कम हो जाता। इसलिए अब समय आ गया था कि वे अपना खुद का उद्योग बनाना शुरू करें। साथ ही निर्माण उद्योग से बाहर निकलने से भविष्य के विकास के लिए उद्योग के भीतर काफी खाली जगह बनेगी। वैसे भी चूंकि यह उद्योग छपाई पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसलिए लैंडन को नहीं लगता था कि इसे बड़ा होना चाहिए। उद्योग को अपनी खुद की बाड़, सुरक्षा चौकियां और कार पार्क की जरूरत थी। साथ ही काम के लिए 5 अन्य चौड़ी इमारतें भी। एक इमारत का इस्तेमाल मीटिंग, दफ्तर, क्लिनिक और कैफेटेरिया क्षेत्र के लिए किया जाएगा, जबकि बाकी 4 का इस्तेमाल छपाई के लिए किया जाएगा। लैंडन ने पहले ही तय कर लिया था कि सभी इमारतें बहुत चौड़ी होनी चाहिए और कम से कम 3 मंजिल ऊंची होनी चाहिए।
500 निर्माण श्रमिकों के साथ उन्हें यकीन था कि दिसंबर के पहले सप्ताह के आसपास काम पूरा हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं उन्हें तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए नियुक्त करूंगा। और हम महाराज, टाइपराइटर वास्तव में क्या हैं? टिम ने अपने हाथ में नोट पलटते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। अच्छा, क्या आपको याद है कि आप लोगों ने आधिकारिक दस्तावेजों पर एक दूसरे की लिखावट नहीं पढ़ पाने की शिकायत कैसे की थी? टिम, विगिंस, सोफिया और लियोर ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो यह उनके लिए परेशानी का सबब था। यहाँ 100 से अधिक आधिकारिक दस्तावेज थे जिन्हें वे नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उनके कुछ अधीनस्थों की लिखावट खराब थी। वापस धरती पर कोई कहेगा कि उनकी लिखावट डॉक्टर की लिखावट जैसी थी। आधिकारिक दस्तावेजों के लिए ये निश्चित रूप से नहीं था, इसलिए उचित रिकॉर्ड रखने के लिए निश्चित रूप से श्रमिकों के लिए टाइपराइटर का उपयोग करने का समय आ गया था। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो बैंकों में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या यहाँ तक कि फ्रंट डेस्क कर्मचारियों के रूप में काम करेंगे। टाइपराइटर यांत्रिक रूप से काम करते थे और लगभग पियानो की तरह ही कुंजी सरणी तंत्र होता था। जब कोई टाइपराइटर पर एक अक्षर टैप करता था तो एक पतली धातु की छड़ी जैसी छड़ी कागज को स्ट्रोक करती थी, वही अक्षर बनाती थी जिसे पहले छुआ गया था। टाइपराइटर का प्रत्येक भाग आमतौर पर धातु या प्लास्टिक से बना होता था, इसलिए सभी भागों को छोटे कीलों और पेंचों से ढाला और जोड़ा जाता था। इन टाइपराइटरों के निर्माण के लिए उन्होंने निर्माण उद्योग के विभाग 6 को काम देने का फैसला किया था। कीबोर्ड प्रारूप के लिए लैंडन ने पृथ्वी पर इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य प्रारूप को प्राथमिकता दी। बेशक हर टाइपराइटर एक निर्देश पुस्तिका के साथ आता था ताकि उनके उपयोगकर्ताओं की सहायता की जा सके। उम्मीद है कि भविष्य में इस आविष्कार की वजह से कई लेखक पैदा होंगे। बच्चे चाहें तो अपनी कहानियों की पांडुलिपियां भी लिख सकते हैं और शायद ऐसा करके जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। भविष्य असीम था। आगे लैंडन टूथपेस्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इस युग में लोग खुरदरे कपड़े, पानी और नमक का उपयोग करके अपने दांत साफ करते थे। वे टूथपेस्ट के रूप में कुचले हुए अंडे के छिलकों का भी इस्तेमाल करते थे, साथ ही धरती से पिसा हुआ और मछलियों के छिलके भी। और कभी कभी वे टहनियों के सिरे तोड़ लेते थे और इसे अपने टूथब्रश के रूप में इस्तेमाल करते थे। जाहिर है इन तरीकों से उनके कई मसूड़े जख्मी हो गए और दांत गंदे हो गए, इसलिए सबसे अच्छा उपाय निश्चित रूप से टूथपेस्ट और टूथब्रश था। तो टूथपेस्ट की ट्यूब में क्या जाता है? रसायन। यही है, बहुत सारे रसायन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन और इसी तरह। मूल रूप से कई कच्चे माल और योजक हैं जो एक साधारण उद्देश्य की ओर काम करते हैं, दांतों की सड़न को रोकना और मसूड़ों की सुरक्षा में सहायता करना। तो शुरू करने के लिए सामग्री को पूरी तरह से मिलाया जाएगा और बाद में बड़े एल्यूमिनियम टैंकों में गर्म किया जाएगा ताकि टूथपेस्ट मिश्रण के अंदर किसी भी अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया को होने से रोका जा सके। हाँ, बेमार में एल्यूमिनियम पहले से ही मौजूद था। यह एक धातु थी जिसे लाल मिट्टी की चट्टान से निकाला और परिष्कृत किया गया था, जिसे बॉक्साइट कहा जाता था, जो गुफाओं के भीतर पाई जाती थी। आमतौर पर यह अयस्क दुनिया की बाहरी परत का लगभग 10% हिस्सा बनाता है, इसलिए इसे खोजना इतना मुश्किल नहीं था। पृथ्वी पर वापस इस अयस्क ने पृथ्वी की परत का 8% हिस्सा बनाया और ये लगभग सभी उद्योगों द्वारा पाए जाने वाले और उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रचुर अयस्कों में से एक था। वैसे भी गर्म करने के बाद मिश्रण आटे जैसा दिखाई देगा। वहां से लैंडन ने स्वाद के लिए पुदीना और अन्य पौधों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। और एक बार सब कुछ हो जाने के बाद टूथपेस्ट को प्लास्टिक की ट्यूबों में डाल दिया जाएगा और नागरिकों को बेच दिया जाएगा। टूथब्रश के लिए उनके पास आमतौर पर 3 मुख्य घटक होते हैं: ब्रिसल्स, ग्रिप वाला हिस्सा और हैंडल। ग्रिप और हैंडल रबर से ढाले जाएंगे। ब्रिसल्स के लिए आमतौर पर नायलॉन या नरम रबर का उपयोग किया जाता था, इसलिए लैंडन ने ऐसे टूथब्रश बनाने का फैसला किया था जिसमें दोनों तरह के ब्रिसल हों। नागरिक वही खरीदेंगे जो उन्हें ठीक लगे। विगिंस, चून की प्लास्टिक बनाने का विभाग आपके उद्योग में है, तो मैं आपके कीमिया उद्योग को टूथपेस्ट बनाने और पैकेजिंग का काम सौंप दूंगा। और टिम, चून की रबर बनाने का विभाग आपके उद्योग में है, तो मैं आपको टूथब्रश बनाने का काम भी सौंप दूंगा। हाँ महाराज, आगे बढ़ते हैं। मैंने भारी सामान ले जाने के लिए एक उपयुक्त समाधान के बारे में सोचा है, लैंडन ने कहा। सभी की आंखें चमक उठीं। वे कई महीनों से इस समाधान का इंतजार कर रहे थे। डिलीवरी कर्मचारियों से उन्हें जो मुख्य शिकायत मिली वह ये थी कि प्लास्टिक और धातु दोनों ही डिलीवरी बॉक्स के रूप में रखने के लिए उपयुक्त नहीं थे। पुरुषों को एक दिन में कई डिलीवरी उतारनी पड़ती थी, चाहे वह भोजन हो, कपड़े हो या कुछ और भले ही प्लास्टिक धातु से हल्का था, फिर भी जब वे इसे अपने कंधों पर या अपनी कमर पर ढोते थे तो इसका कुछ निश्चित वजन होता था। कभी कभी वे सेब जैसी कई उत्पाद वस्तुएं धातु के बक्सों का उपयोग करके वितरित करते थे जो बहुत भारी होते थे, और कभी कभी वे इन धातु या प्लास्टिक के बक्सों का उपयोग केवल कपड़ों के ढेर को ढोने के लिए कर सकते थे। ऐसा हमेशा लगता था कि वे पूरी दुनिया को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी कार्डबोर्ड के बक्सों की जरूरत थी। भले ही इन बक्सों में कई तरह के आकार, आकृतियां और रंग होते थे, लेकिन फिर भी उनमें से सभी में 3 बुनियादी संरचनात्मक घटक होते थे।
वे कागज की एक लहरदार शीट से बने होते थे जिसे फ्लूट कहा जाता था, जिसे लाइनर नामक दो सपाट शीटों के बीच सैंडविच किया जाता था, और साथ में वे एक नालीदार बोर्ड बनाते थे। आमतौर पर उत्पादन कागज के एक मोटे बड़े रोल से शुरू होता था जिसे लहरदार मुड़े हुए या उभरे हुए स्टीम रोलर में भेजा जाता था। यह मशीन कागज को दो उभरे हुए रोलर्स के बीच दबाती है और उसे गर्म भाप से उड़ाती है। इस बिंदु पर रोलर से निकलने वाला कागज लहरदार होगा और इसे फ्लूट लहरदार कागज भी कहा जाएगा। इसके आकार को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक लहरदार जस्ता छत की कल्पना करना बेहतर होगा जिस पर गड्ढे और उभार हैं। एक बार लहरदार शीट बन जाने के बाद इसके दोनों तरफ गोंद लगाया जाएगा और कागज की दो अन्य सीधी शीट इसे सैंडविच करेंगी। यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला गोंद आमतौर पर पानी और स्टार्च से बना होता है, क्योंकि इस तरह का गोंद ताज़ा उपज को दूषित नहीं करेगा जो बाद में बक्से में हो सकता है। चिपकाने की प्रक्रिया के बाद बॉक्स के आकार के आधार पर बड़ी कार्डबोर्ड शीट से कई आयताकार और चौकोर टुकड़े काटे जाएंगे और एक बार ऐसा हो जाने के बाद ठंडे गोंद पॉलीविनाइल एसीटेट से बना का उपयोग उन हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाएगा जो बॉक्स का निर्माण करेंगे। बेशक काटने से बचे हुए किसी भी छोटे टुकड़े को रिसाइकलिंग के लिए कागज बनाने वाले विभाग में वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही अगर बक्सों पर प्रिंट करने की जरूरत होगी तो उन्हें बाद में प्रिंटिंग विभाग में भी भेजा जाएगा। टिम, आपका विभाग इन बक्सों के निर्माण का काम संभालेगा। जहां तक कपड़ा उद्योग की बात है, मुझे नए कपड़ों की जरूरत है, लैंडन ने सोफिया को एक नोटबुक देते हुए कहा। उसे चाहिए पुलिस की वर्दी, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए गर्म नाइटवियर, स्वेटशर्ट और लेगिंग जो सर्दियों के दौरान दूसरे पैंट के अंदर पहनी जा सकें। महाराज, चिंता न करें, ये हो जाएगा, सोफिया ने कहा। अच्छा लियोर, आपके उद्योग के लिए मुझे आप लोगों से कुछ ऐसा बनाने की जरूरत है जिसे मैं इंस्टेंट नूडल्स कहता हूँ। खैर, मुझे तुझसे इंस्टेंट नूडल्स, स्पेगेटी और मैकरोनी बनाने की जरूरत है। सच कहूं तो लैंडन को सबसे ज्यादा रेमन की याद आती थी। बीफ के स्वाद वाले के बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। आधुनिक समाज खाने के मामले में सबसे बेहतर कोशिश कर रहा था। इन सभी खाद्य पदार्थों को बनाना वास्तव में काफी आसान था। उदाहरण के लिए स्पेगेटी को ही लें। आटे को पहले पानी में मिलाया जाता है ताकि आटा बनाया जा सके, और इसके लिए लैंडन को कई वैक्यूम स्टीम संचालित औद्योगिक मिक्सर की जरूरत थी। साथ ही काम पूरा करने के लिए साधारण मिक्सर की भी। आटा पहले साधारण स्टीम मिक्सर से गुजरता था और फिर यह अंत में वैक्यूम मिक्सर से गुजरता था। वैक्यूम मशीनें आमतौर पर बेहतर और ज्यादा समृद्ध आटा देती थीं। यह उत्पादन के लिए जरूरी था। मिश्रण के बाद आटा एक और बेलनाकार भाप संचालित मशीन से गुजरेगा जिसमें कई घूमने वाले पेंच और ब्लेड होते हैं जो आटे को एक साथ सैकड़ों लंबी छोटी पट्टियों में संपीड़ित और काटता है। बेशक इस प्रक्रिया के बाद आटे की पट्टियां सिलेंडर से बाहर निकलती हैं। सिलेंडर के मुंह पर मौजूद कई छेदों से होकर और तुरंत कई एल्यूमिनियम की छड़ियों पर लटका दी जाती हैं। वहां से उन्हें आग का उपयोग करके सुखाया जाता है और बाद में दूसरी कटिंग मशीन में भेजा जाता है। ये कटिंग मशीन उन्हें छोटी लंबाई में काटती है ताकि उन्हें आसानी से पैक किया जा सके, और काटने के बाद उन्हें पैक किया जाता है, बाजार में बेचा जाता है और नागरिकों को बेचा जाता है। टिम, मुझे आपके विभाग से उनके लिए कई भाप से चलने वाली मशीनें बनाने की जरूरत है, साथ ही कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए जरूरी मशीनें भी। कोई समस्या नहीं महाराज। और सफाई के औजारों के बारे में क्या हम उन्हें फिर भी बदलेंगे? टिम ने पूछा। ऐसा लगता है कि इस बार आपका उद्योग वास्तव में इसके लिए तैयार है टिम। हाँ, हम अभी जो हैं उनके नए संस्करण बनाने और उन्हें संशोधित करने जा रहे हैं। साप्ताहिक बैठकों के दौरान लैंडन ने देखा कि सफाई कर्मियों को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही थी, उनके पास मौजूद औजारों की अक्षमता के कारण। बेशक उन्होंने समस्या पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए नए स्पंज, सफाई के कपड़े, फर्श और खिड़की की सफाई करने वाले डिटर्जेंट, झाड़ू, पोछा और डस्टपैन पहले से ही उनकी नज़र में भगवान के समान थे। लेकिन लैंडन ने तुरंत मुख्य समस्या को पहचान लिया। उद्योगों और अन्य बड़े उद्यमों जैसी चीज़ों के लिए औद्योगिक आकार के औजारों का उपयोग करना उनके लिए आदर्श था, ताकि वे कम समय और कम लोगों का उपयोग करके काम पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने अभी जो करने की योजना बनाई वह पहले से मौजूद औजारों के नए संस्करण बनाना था। वह झाड़ू और पोछा जैसे नए संशोधित औजार बनाएंगे जो व्यापक सफाई सतहों को संभाल सकते हैं, साथ ही व्यापक विंडो वाइपर भी। उनके पास अभी जो कुछ भी था वह आवासीय सफाई के लिए अच्छा था, लेकिन औद्योगिक के लिए नहीं। हालांकि वह नए उपकरण बना रहा था, लेकिन उसे पता था कि बिजली से चलने वाले उपकरण बनाने का ये सही समय नहीं था, जैसे वैक्यूम क्लीनर और फ्लोर स्क्रबर। अभी कर्मचारी बहुत व्यस्त थे और सभी उद्योग और कार्यस्थल बिजली से जुड़े नहीं थे, इसलिए बिजली से चलने वाले उपकरण निश्चित रूप से नहीं थे। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।